लाइव है, चैट्स कमेंट्स दिखा दो। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप मेरी फेवरेट टीचर हो, बहुत अच्छा कमेंट है ये शुभांगी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओहो, आज तो बोर्ड का रिजल्ट आया है, सारे बच्चे शो ऑफ करने में लगे पड़े हैं। बहुत शानदार बहुत शानदार। किसी के 99 आए हैं, किसी के 85 आए हैं, किसी के 110 आए हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को आपके बोर्ड्स के रिजल्ट के लिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं जो शायद आपसे जीवन में आगे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अब कहोगे मैम क्या यार आप डिमोटिवेट कर रहे हो मैम, इतना अच्छा नंबर लेके हम आए हैं। बट यार फैक्ट है यार। देखो जब 10th बोर्ड्स के मैं भी एग्जाम दे रही थी तो लालच मिलता था, पापा कहते थे बेटा 95% मार्क्स लेके आओ, तुमको हम ये दिलाएंगे। फिर वो हो गया बेटा, रात गई बात गई और गिफ्ट भी गया। फिर 12th में आए, इतने परसेंटेज लेके आओ, हम तुम्हें ये दिलाएंगे आज के डेट में। और बेटा ऑफ कोर्स वो सारे एग्जाम्स में हमें डर लगता है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी एग्जाम बहुत आसानी से मतलब निकल गया हो। जब पहली बार बोर्ड्स देते हैं तो बोर्ड्स में भी डर लगता है। अभी आज के डेट में मैं बोल सकती हूँ कि यार इजी है और ये है वो है, लेकिन जब दे रहे होते हैं उस वक्त में तो उस वक्त भी डर सबको लगता है। तो बट एनीवे मेरा तो हो चुका है बेटा, तुम्हें तो एक और बोर्ड देना है 12th का। बट एनीवे वो अलग बात है। बट कोई भी एग्जाम हो आप अच्छा परफॉर्म तभी करते हैं जब आपने अच्छे से तैयारी की होती है। और एक स्टूडेंट है मेरी लक्ष्य और अर्जुना की थी अभी, क्योंकि रिसेंटली मैंने उसका मैसेज देखा तो उसी की बात मैं बता सकती हूँ। मैं इंस्टाग्राम से नाम देके बता सकती हूँ, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि। तो उसके 97% आए हैं 12th में, लेकिन वो 97% से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं क्या बात है। अच्छा चलो मैं बच्ची का नाम भी बता देती हूँ, है ना, बच्ची का नाम भी बता देती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारे बैच से भी क्या पता बेटा, क्योंकि वो अर्जुना और लक्ष्य की स्टूडेंट है, नाम लेना तो बनता है। आई होप मैसेजेस खो ना गए हो क्योंकि तुम लोग इतने मैसेजेस करते हो। नेत्रा नाम है बच्ची का, नेत्रा नेत्रा। तो वो हमारी अर्जुना और लक्ष्य की स्टूडेंट थी, उसके 97% तो आए ही हैं एंड शी इज एक्सपेक्टिंग 700 मार्क्स इन हर नीट एग्जामिनेशन। तो ये और भी अच्छी बात है कि इतनी बढ़िया उसका नीट का स्कोर भी रहा और इतना अच्छा उसका बोर्ड्स का भी रिजल्ट रहा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग बेटा लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर बैच जो आगे जब नीट 2026 देंगे तो इतने मैसेजेस जैसे अभी मेरे पास आते हैं और मेरे पास गुम हो जाते हैं, क्योंकि इतने मैसेजेस आते हैं कि देखने का ही वो इतने हो जाते हैं कि खो जाते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि तुम्हारे भी इतने मैसेजेस आए कि तुम्हारे मैसेजेस खो जाएं, बट हमारी टीम तुम्हें ढूंढ निकालेगी और बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन में क्या करेंगे, चाय पार्टी। तो इसी बात के साथ में चलिए अब बेटा बिना बकवास किए और शुरू करेंगे आज का लेक्चर। जल्दी से मुझे बताएंगे, यस एवरीवन, जल्दी से मुझे बताएंगे सबको बेटा बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, मिठाई भिजवा दीजिए। मिठाई तो मैम नहीं खाएंगी पर टीम को अपनी भिजवा सकते हैं आप लोग। बट बेटा शुरू करेंगे, यस एवरीबॉडी, क्या आप सब तैयार है बेटा? आज लेक्चर नंबर होने वाला है 11, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, और आज हम करेंगे बेटा फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में और थोड़ी चर्चा। फ्रॉग का है ये पार्ट 3 आई गेस। और शुरू करेंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे हाउ इज दी जोश एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी, हाउ इज दी जोश एवरीवन। हाँ मेरे लिए गर्म पानी भिजवाएंगे, देखो कैसी बातें कर रहे हो यार। ये हमने बेटा पिछली क्लास में लिखा था बट इसको हमने बेटा क्या कंप्लीट नहीं किया था, इसको आप लोगों ने नोट किया था बट इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है ना। तो इसी को हम सबसे पहले बेटा शुरू करेंगे। समाप्ति एक्सप्रेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे पहले पिछली क्लास का, और इस वाले डायग्राम का भी मैं आपको डिस्कशन अभी बता दूंगी, ठीक है। बहुत शानदार। आज मैं एक्चुअली बेटा आज मैं कहीं और हूं और कहीं और से मेरी क्लासेस हो रही है, तो एनीवे चलो यस मैम थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए यार। मोटिवेशन कैसी कैसी मोटिवेशन, तुम्हें रास्ते में बोल रही हूँ, ये क्लास में लेक्चर में बीच बीच में आपको मोटिवेशन दी जाएगी। ऐसे अलग से बेटा ऐसे अलग से नहीं आएगा ना, अंदर से आती है मोटिवेशन, तो अभी बीच में आएगी मोटिवेशन तो आपको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। बट सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए आप लोगों का। मार्क्स अच्छे लेके आओ, हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। मार्क्स गंदे लेके आ जाओगे तो मैम कितना भी ज्ञान दे दे बेटा वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस, क्विकली रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का। हमने बेटा फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, थोड़ी मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। मॉर्फोलॉजी का मतलब था बाहर से वो कैसा दिख रहा है, बाहर से उसकी
क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और फिर हमने देखा था बेटा एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है कि मैम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। फिलहाल तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिस्कस किया था, लेकिन आज हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अंदरूनी उसके पार्ट्स के बारे में जानने की जरूरत है। यस एवरीबॉडी, चलिए बात करते हैं बेटा जब उसकी मॉर्फोलॉजी की, तो तुमने बहुत सारी बेटा चर्चाई की थी। उसका स्किन बहुत ही चिपचिपा होता है, म्यूकस से भरा होता है, लेकिन कोई वो नहीं होते, कोई स्केल्स नहीं होते जैसे तुम्हें लिजर्ड में दिखता है ना। उसकी बड़ी ही मॉइस्ट गीली गीली स्किन होती है और ऑलिव ग्रीन कलर का डॉर्सल साइड होता है, पेल येलो कलर का बेटा वेंट्रल साइड होता है, 4 लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, 4 लिम्ब विद 4 डिजिट्स, हाइंड लिम्ब विद 5 डिजिट्स। हाइंड लिम्स में जो डिजिट्स होते हैं उसमें बेटा वेबिंग होती है और वो स्पेसिफिकली स्विमिंग में फ्रॉग को हेल्प कर रही होती है। सिंपल आईज होती हैं, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है और बेटा माउथ के जस्ट अबव उनके पास नॉस्ट्रिल्स होती हैं और आई के पास उनके पास फोल्ड ऑफ स्किन होती है जिसे बोला जाता है टिम्पैनम। टिम्पैनम होता है जो साउंड वेव्स को रिसीव करता है और आगे बेटा फर्दर उनकी हियरिंग में हेल्प करता है। अपन के पास क्या है, अपन के पास ऐसे वाली ईयर है। कई बच्चों ने फ्रॉग में ऐसा वाला बेटा एक्सटर्नल ईयर पिन्ना लगा के फोटो भेजी थी और इतना फनी लग रहा था वो। बट एनीवे, फिर बात करते हैं बेटा उनके फोर लिम्ब की और हाइंड लिम्ब की, तो वो उनको हॉप यानी कि लीपिंग में हेल्प करते हैं, उनको बेटा बरोइंग में हेल्प करते हैं, उनको बेटा स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बेसिकली इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स जो होते हैं ना उनके, वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं, तो कई देशों में उन्हें खाया भी जाता है। ठीक है जी। फिर हमने बात की थी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या एक फ्रॉग में दिखता है, तो 100% दिखता है मैम। एक मेल फ्रॉग को आप फीमेल फ्रॉग से बहुत ही क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो बेटा। ये क्या बेटा बकवास बातें तुम लोग लिखते हो, ये क्या है, मैं बोलना भी नहीं चाहती, चलो हटाओ यार। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक मेल फ्रॉग के पास बेटा वोकल सैक्स होते हैं, मैंने दिखाई थी ना फोटो में बेटा, टर्र टर्र वाली आवाज जो तुम बोल रहे थे, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। एंड ऑल्सो मेल्स के पास एक कॉप्युलेटरी पैड होता है, कहां पे होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 विंग्स। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 विंग्स। 4 विंग्स क्या है, 4 लिम्ब, सॉरी यार साउंड ठीक आ रही है, एक बार चेक कर लेना। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, 4 विंग्स नहीं बेटा, 4 विंग्स तो कॉकरोच में होती है ना। फिर बात करते हैं बेटा क्या, फिर बात करते हैं, अरे फिर बात करते हैं बेटा किसकी, बात करते हैं उसकी एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में बेटा हमने क्या स्टार्ट किया था, एनाटॉमी में फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। हाँ, एनाटॉमी में बेटा हमने क्या स्टार्ट किया था, एनाटॉमी में हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कहा था इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखे थे और फिर हमने देखा था बेटा पार्ट्स के बाद फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन। आज हम करेंगे डाइजेशन कैसे होता है। तो हमने एक डायग्राम बनाया था एलिमेंट्री कैनाल को उनके समझने के लिए। एक बारी बेटा इस डायग्राम पे ध्यान दो, ठीक है। चलो इस डायग्राम को बनाने से पहले जो बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं उनको मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन बेटा बात यह कि सारी चीजों का सोल्यूशन मेहनत होता है और सारी चीजों का सोल्यूशन पढ़ाई करना होता है। आप लोग मोटिवेशन मांगते रहते हैं, मैम हमें बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। क्या कर लोगे बेटा, आप मुझे बताओ बेटा, आप ये जो बातें लिख रहे हो इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। एक किसी बच्चे ने कुछ कॉमेंट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा हो गया वैसा। मैंने कहा कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ में क्या हुआ, आपके साथ में क्या सिचुएशन थी बेटा, बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जेन्युइनली आपको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम अपना दुख सुनाते रहोगे लोगों को, तुम अपने दर्द बयां करते रहोगे बेटा, कौन कब तक सुनेगा। ठीक है, एक बार ही हो सकता है तुम्हारे साथ में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने तुम्हारा एक बार दुख सुन लिया। बार बार जब तुम अपने दुख सुनाते रहोगे ना, लोग कहेंगे अभी यार टाइम पास कर रहा है यार, हर वक्त इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हर वक्त कोई ना कोई बहाना बोलेंगे उसको। जेन्युइनली हो सकता है कोई किसी हेल्थ इशू की वजह से हो सकता है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जेन्युइनली हो सकता है कि किसी कारणवश कुछ नहीं कर पाया। बट जब आप बार बार बेटा वही सेम चीज दोहराते हैं ना कि मेरी सिचुएशन खराब है मैम, मेरे साथ ऐसा हो गया मैम, वो हो गया, तो फिर बेटा आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपको सिचुएशन से आपको खुद को बाहर निकालना है। आज के डेट पे तुम बोर्ड्स का कई बच्चों के बोर्ड्स में चलो अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है, चलो मैंने मान लिया। पहली बात तो बेटा इट्स ओके, इट्स सिर्फ नंबर है। कल को ना तुमसे मेरे को तो याद भी नहीं होगा कि मेरे किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए हैं या मेरे किस यूनिट टेस्ट में कौन से नंबर आए। तो उस वक्त में मैं रोई पड़ी थी, मैम मेरे आधे नंबर बढ़ा दो, मैम मेरे आधे नंबर बढ़ा दो प्लीज। आज के डेट में मुझे याद भी नहीं है मैंने 10th में क्या स्कोर किया था, 11th में पता नहीं क्या नंबर आए थे। ठीक है,
एक ही चीज जो हमेशा करती रही वो है मेहनत, और वो तुम्हें करनी है। तुम अपने नंबरों को लेके रोते रहोगे, कल को तुम्हारी 11th के फिर तुम रोते रोते अपना पूरा टाइम वेस्ट करो, मोटिवेट कर दो मैम ये कर दो, फिर बेटा तुम्हारे फिर से गंदे नंबर आ गए, क्या फायदा है? तो सोल्यूशन ये है कि कमेंटबाजी छोड़ के पढ़ाई करो, फोकस करो किस चीज में क्या एरर्स किए थे, क्या गलतियां की थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक ही एग्जाम है, उसी में इतना डिमोटिवेट हो गए, कैसे डॉक्टर बनोगे? इतना डिमोटिवेटेड बंदा डॉक्टर बन जाएगा? इतना डिमोटिवेटेड? तो बेटा इतनी छोटी छोटी चीजों से अगर हताश हो जाओगे तो लाइफ में इतनी जो टफ सिचुएशंस आएगी उसको कैसे हैंडल करोगे भाई? उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। एक एग्जाम था, ठीक है, परफॉर्म अगर अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर अच्छा नहीं कर पाए तो आगे के एग्जाम्स में फोकस करो। उसके लिए बेटा प्लीज अपना टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है? अपने आप को सिचुएशन से निकालने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, वो तुम्हारी खुद की है। बार बार कोई तुम्हारे एक्सक्यूजेस और कोई तुम्हारे बहाने नहीं सुनेगा। पढ़ाई में मन लगाओ, और अगर कमेंट्स इतने करते रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, फिर आगे 11th बर्बाद करोगे, फिर 12th में जाओगे और पूछोगे मैम 11th बर्बाद हो गई है, प्लीज कोई ट्रिक बता दो। अभी फोकस करते हैं एवरीबॉडी, यस एवरीवन। चलिए जी एक बारी देखते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल के इनके पार्ट्स कौन कौन से थे। एवरीबॉडी बेटा अटेंशन अटेंशन। देखो डाटा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत प्यार से तुम्हें एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ टीचर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगे, ठीक है? तो यस चलिए जी, माउथ से बेटा आप देखो एक बारी, माउथ से शुरू किया हमने एलिमेंट्री कैनाल को, फिर माउथ लीड्स टू अ कैविटी। जैसे अपन के पास होता है बकल कैविटी, वैसे इनके पास क्या होता है बेटा? बकल कैविटी होता है, ठीक है? फिर बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स लीड्स टू बेटा द ईसोफेगस। ईसोफेगस लीड्स टू स्टमक, स्टमक में डाइजेशन होता है कुछ पार्ट में, मैं बताऊंगी कैसे। एंड स्टमक लीड्स टू दिस इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आपने पार्ट्स देखे ड्यूडेनम, और आपने देखा बेटा इलियम, और आपने देखा बेटा रेक्टम। रेक्टम ओपन हो रहा था एक चेंबर में, जिस चेंबर को बोलते हैं बेटा क्लोइका, और क्लोइका की ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है क्लोइकल अपर्चर। मैंने एग्जैक्टली इसी डायग्राम को इधर साइड में फ्लो चार्ट में लिखा था। यस एवरीवन, यस एवरीवन। आप एक बारी बेटा इधर देखिए, ये जो गॉल ब्लैडर बनाया है, पैंक्रियाज बनाया है, और ये जो इसके डक्ट्स बनाए हुए हैं, ये मैं अलग से आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में, कि डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है? इसको मैं अलग से अभी बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके जी, यहाँ पे बेटा एक बार फ्लो चार्ट को देखिए वापस से। मैंने बार बार आपको बोला है पेपर यहीं से बनेगा, जब फिर बेटा आप कहोगे उस वक्त में मैं कमेंट्स कर रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। यहीं से देखिए, इसको फोकस कीजिए। Mouth leads to buccal cavity, leads to pharynx, leads to esophagus, leads to stomach, leads to intestine. Intestine has beta duodenum, ileum and rectum leads to the last beta cloaca, and cloaca opens outside via cloacal aperture. बेटा क्या अपने पास cloaca होता है? अपने पास तो क्लोइका नहीं होता है मैम, अपने पास क्लोइका नहीं होता है। क्लोइका इज अ कॉमन चेंबर, एक ऐसा चेंबर होता है बेटा जिस चेंबर में आपकी एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होती है। उसमें आपकी नहीं बेटा, फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होती है, फ्रॉग की एक्सक्रीटरी ट्यूब भी ओपन होती है, और फ्रॉग की बेटा रिप्रोडक्टिव कैनाल भी ओपन होती है। पहले मुझे एक बारी बताओ, ये वाली बात मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताई थी, अगर यहां तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो एक थम्स अप दे दो बेटा, एक थम्स अप दे दो बेटा। यस, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं बेटा? यस एवरीवन। क्लोइका एक कॉमन चेंबर था। यस एवरीवन, यस एवरीवन। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, ठीक है? अंश एक गर्म पानी भिजवा देना यार। डन डन आर डन। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड। ये आप लोग ऑलरेडी नोट कर चुके थे, इससे ज्यादा डिटेल में पीएचडी आपने नहीं करनी है, ठीक है? ये जैसे हमने बेटा पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किया था, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि मैम अब डाइजेशन कैसे होता है। अब तुमने ह्यूमन का डाइजेशन तो बेटा, ह्यूमन वाला डाइजेशन तो हट चुका है, लेकिन फ्रॉग में जितना डाइजेशन की आपको जरूरत है उतना मैं आप लोगों को बताती हूँ। हेडिंग डालेंगे क्या बेटा? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? प्रोसेस नहीं, मैकेनिज्म। थोड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, ज्यादा आती नहीं है बट जितनी आती है लिखते हैं। mechanism of digestion, yes, mechanism of digestion। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बेटा फ्लो चार्ट में करना है जैसे फ्लो चार्ट में मैं आपको बता रही हूं, तो आपका कंटेंट जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। फ्लो चार्ट में ना चीजें सरल लगती है और पैराग्राफ्स में ना चीजें डिफिकल्ट लगती है,
ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बेटा फ्लो चार्ट में आपको करना है। हो गया था मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, हो गया था क्या? ऑलरेडी रिटर्न क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था? ये तो नहीं हुआ था बेटा, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन लिखा हुआ है क्या? अच्छा एक बारी देखूं क्या, ये कहां से आप लोगों ने, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था बेटा। माय बैचेस, मुझे तो ध्यान आ रहा है मैंने ये आपको बताया ही नहीं है। मैं एक बारी नोट्स में चेक कर लेती हूँ ना। हो गया था अप टू इंटेस्टाइन, हाँ 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 हाँ, हो गया था, हो गया था, हो गया था। एक्सप्लेनेशन बची हुई थी यार, फिर तो वो वाला पार्ट लगाना चाहिए था। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन आपने लिखा हुआ है ना बेटा, आपने लिखा हुआ है ना, आपने इंटेस्टाइन तक लिखा था, आपने लिखा था कि फूड इज गैदर्ड विद, चलो मैं वो वाली बातें आपको वापस से लिख के बता देती हूँ। आपने लिखा था बेटा फूड इज गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ, फूड इज गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ, मुझे ध्यान नहीं था कि आपने लिखा हुआ है। आपने फूड, आप वापस से मत लिखना, आपने किसके मदद से बेटा फूड को गैदर किया? आपने सबसे पहले लिखा था बाई लोब्ड टंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई लोब्ड टंग? तो टंग आपने कुछ ऐसा बनाया भी होगा आई थिंक, हाँ मैं देख लेती हूँ ना आपने क्या क्या बनाया हुआ है, क्या क्या नहीं बनाया, तो वो वाली चीजें हम लिख लेंगे जो आपने नहीं बनाया। ऐसे ही बेटा लंग, ये टंग के दो लोब्स होते हैं, दो पार्ट्स हो जाते हैं। सांप जैसा नहीं होता बेटा, सांप का तो बाइफिड होता है, सांप का तो ऐसा होता है। तुम अपनी बेटा एक बार ही देख लो, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइफिड बोलते हैं उसे, तो उसकी तो बाइफिड होती है। इसमें प्रॉपर लोब्स दिखते हैं, आपको दिख रहा है इसमें और इसमें अंतर है, तो इसके लोब्स दिख रहे होते हैं। बाई लोब्ड टंग की मदद से क्या होता है, वो फूड को गैदर करता है। फिर फूड एलिमेंट्री कैनाल से पास होते होते कहां जाता है? आपने लिखा होगा आई थिंक कि स्टमक में, ईसोफेगस से स्टमक, हाँ आपने ऐसे लिखा होगा ईसोफेगस, फिर आपने लिखा होगा स्टमक, और स्टमक में बेटा आपने क्या लिखा है? स्टमक में आपने लिखा है कि यहाँ फूड जो होता है गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है, लिखा है गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है, प्लस बेटा HCl होता है, लिखा है आपने। और कहा आपने कि मैम जब ये फूड स्टमक में जाके गैस्ट्रिक जूस और HCl से मिक्स होता है तो इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है काइम। लिखा है या आप लोगों ने? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, लिखा है या आप लोगों ने? इसे काइम बोला जाता है, ये बात आप लोग लिख चुके हो। हाँ हाँ हो गया था, मैं रिवाइज करा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं था ये आपने लिखा है, आपने नोन एज काइम लिखा हुआ है। तो खाना जब आपके गैस्ट्रिक जूस और HCl से मिल जाता है इसे काइम बोला जाता है। इसे 100% स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इसे काइम बोला जाता है। इनफैक्ट एक पॉइंट जो आपने बेटा यहां नहीं लिखा है, बट आपके पास थोड़ी सी स्पेस होगी, आप यहां पे लिख सकते हैं, शायद NCERT में ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ, बट आप ऐड कर सकते हैं। आप ये जो फ्रॉग का स्टमक है ना बेटा, स्टमक में ही प्रोटीन डाइजेशन होता है और डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ना बेटा एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, बट उतनी डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि NCERT में गिवन नहीं है। प्रोटीन डाइजेशन अकर्स, और आप ऐसे लिख सकते हो कि मैम डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इंटेस्टाइन में खत्म होता है और यहाँ स्टार्ट होता है, डाइजेशन बिगिंस, दैट्स ऑल। वैसे ही अतिरिक्त है लेकिन आप इतना लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। ये वाला पॉइंट आपने नोट नहीं किया होगा। फिर आपने लिखा कि मैम स्टमक से फूड गया इंटेस्टाइन में, और आपने यहाँ पे लिखा होगा कि मैम यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है इलियम, और एक होता है बेटा क्या? रेक्टम। आपने लिखा होगा ऐसे मैम ड्यूडेनम, आपने लिखा होगा बेटा इलियम, और आपने लिखा होगा बेटा क्या? रेक्टम। लिखा है कि नहीं? और इसके अलावा आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, कौन से छोड़ दिए, देख लेती हूं मैं एक बारी। डाइजेशन, अच्छा आपने पार्ट्स नहीं लिखे हैं, आपने पार्ट्स नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, आपने पार्ट्स नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपने सिर्फ लिखा है कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, ड्यूडेनम में बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस कम्स वाया कॉमन बाइल डक्ट, बाइल इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है, आपने जो लिखा है ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बेटा ये वाले पार्ट्स नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ना बेटा जब टॉपिक कंटिन्यूड होता है ना तो कंटिन्यूड ही पढ़ाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपने बेटा ऑलरेडी इनके पार्ट्स के नाम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में लिखा है, आपने इंटेस्टाइन में लिखा होगा कि भाई यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है,
यहां डाइजेशन कंप्लीट होता है, राइट? आपको ये पॉइंट्स वापस से लिखना नहीं है, मैं समझाऊंगी बस आपको। डाइजेशन कंप्लीटेड हियर, डाइजेशन कंप्लीटेड हियर, ठीक है। आपने ये लिखा है कि इसका एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं बेटा ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में आपने ये लिखा था बच्चों कि ड्यूडेनम में बाइल जूस आ रहा होता है, ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा होता है। ये बात आपने लिखी है कि नहीं बेटा, हाँ या ना? पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा होता है, ये बात आपने लिखी है। और फिर आपने लिखा है बेटा कि बाइल जूस जो होता है इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, लिखा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और आपने पैंक्रियाटिक जूस में लिखा होगा इमल्सिफिकेशन, और आपने बेटा पैंक्रियाटिक जूस में लिखा होगा कि पैंक्रियाटिक जूस की मदद से आप कर रहे होते हो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, लिखा है कि नहीं? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, राइट? लेकिन मैम ड्यूडेनम के अंदर बाइल जूस और ड्यूडेनम के अंदर पैंक्रियाटिक जूस कैसे आया, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूं। आपने बेटा देखा कि भैया फूड आपने बाइल ऑफ टंग की मदद से गैदर किया, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आया, स्टमक में बेटा गैस्ट्रिक जूस है और स्टमक में HCl है, उसके साथ में खाना मिक्स हो गया, उससे तुमने काइम बोला, उससे तुमने क्या बोला? काइम बोला। मैम स्टमक में देखा जाए ना फ्रॉग के, वहां डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, कुछ प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन बोलते हैं एक्चुअल में। फिर अपन गए बेटा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में मैम बाइल जूस भी आ रहा होता है, मैम पैंक्रियास का भी जूस आ रहा होता है। कैसे आ रहा होता है उस चीज को थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। बाइल की मदद से तुमने लिखा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन, कोई मुझे बताएगा? बाकी पैंक्रियाटिक जूस में ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम लिख रहे हो कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की मदद से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रहे होंगे और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम रहे होंगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। फैट ब्रेकिंग नहीं बोलोगे बेटा, एक्चुअल में बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है सेपरेशन, नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है, सेपरेशन। फैट्स क्या होती है ना बेटा, बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना, वो इकट्ठे होके बड़ा एक वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बड़ा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं इमल्सिफिकेशन, बेटा मैं नेक्स्ट स्लाइड में ना इस चीज को लिख रही हूं क्योंकि यहां तक तो आपने लिखा ही हुआ है, तो मैं यहां से आपको थोड़ा सा नोट डाल के एक दो पॉइंट्स में बाकी चीजें आपको समझा रही हूं, ठीक है। एक्चुअल में इमल्सिफिकेशन का मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो तो डाइजेशन हो गया। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना चीजों को। जैसे अगर आपको मैं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लाइकोजन सुना है बेटा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना होता है, नहीं सुना है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ग्लूकोज 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 मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं। अगर मैं उसको तोड़ रही हूँ, तोड़ने को डाइजेशन बोल रहे हैं, उनको तोड़ दिया मैंने, है ना, प्रोटीन्स को तोड़ दिया मैंने, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज डाइजेशन। जब मैं बात कर रही हूँ बेटा इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन इज converting the big fat droplet into small fat droplets। big fat droplets मतलब जो इकट्ठे होके एक बड़ा एग्रीगेट, बड़ा फैट का एक गोला बनाए हुए, उनको दूर दूर करने का काम। ऐसा तुम बेटा सोप फॉर्मेशन में भी पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो कि नहीं बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मिसेल फॉर्मेशन, शायद तुमने 9th या 10th में कहीं पढ़ा हुआ है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो तुम्हारे किसकी मदद से हो रहा है? बाइल की मदद से हो रहा है। इसका मतलब होता है लार्ज फैट ड्रॉपलेट separated and converted into small fat droplets। converted, भैया पानी दे दीजिए प्लीज, और 15-20 मिनट में एक और दे जाइएगा, थैंक यू। एंड कन्वर्टेड इनटू
स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। इसको एक डायग्राम से समझाऊं? डायग्राम से ऐसे समझ सकते हो कि ये बड़ा था मैम, ऐसे समझ लो, ये समझाना इजी होगा इस तरीके से ना। बना लो, आप कहोगे अभी पूछोगे मैम बनाना है कि नहीं, तो बना लो, बिल्कुल बनाओ। जैसे मैंने बोला ये भैया इकट्ठी होके रहती हैं ऐसे, हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है बेटा, हमारी बॉडी में भी जरूरत होती है, अगर तुम्हें फैट को डाइजेस्ट करना है ना, डाइजेस्ट का मतलब उसके कंपोनेंट्स को तोड़ना है, तो पहले तो तुम्हें उनको अलग करना पड़ेगा। अगर तुमने उसे अलग नहीं किया, अगर उसे अलग नहीं किया तो फिर तुम उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। ये जो आपस में चिपके हुए हैं ना मैम, इनको अलग अलग करने का काम होता है बाइल जूस का। बाइल जूस किसने बनाया था बेटा? बाइल जूस बनाया किसने था? बनाया आपके लिवर ने था। स्टोर किसने किया था मैम? स्टोर किया था आपके गॉल ब्लैडर ने। कोई दुखदार समस्या बेटा? ये बड़ा फैट का ड्रॉपलेट है, जो इकट्ठी हुई सारी ड्रॉपलेट्स हैं, इसको तुमने दूर दूर कर दिया, ऐसे अलग कर दिया, दिस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वेरी गुड, शानदार बेटा, वेरी वेरी गुड। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के नीचे ही बेटा आप नोट डाल के लिखो। अब आपको ये बात समझनी है कि मैम आपने जो वो बात बोली थी ना कि यार ड्यूडेनम के अंदर बाइल जूस भी आ रहा है, ड्यूडेनम के अंदर मैम पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, आ कैसे रहा है मैम ड्यूडेनम के अंदर? तो जो तुमने वो डायग्राम बनाया था ना बेटा, उस डायग्राम को, और इसे बनाना है बेटा, वापस से बनाना है। इस डायग्राम को तुम वापस से बनाओ, इस डायग्राम को तुम वापस से बनाओ। इसमें आपको समझना पड़ेगा, जैसे ये गॉल ब्लैडर है और ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है, और ये समझना बेटा ये क्या है? ये मैम पैंक्रियाज है, ये मैम समझना पैंक्रियाज है, और ये पैंक्रियाज की डक्ट है, ठीक है। और मैम ये समझना ये आपकी ड्यूडेनम, हमने आपकी नहीं फ्रॉग की, ये फ्रॉग की ड्यूडेनम दिखाई हुई है। अब इसमें बेटा ये ओपन हो रहा है, समझो इस डायग्राम को, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में बड़ा बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। देखो समझो बेटा इसे जरा, ये है तुम्हारा गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर हो रहा है मैम? बाइल जूस स्टोर हो रहा है कि नहीं? अपने भी गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है बेटा, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है बेटा, इसे बोलेंगे बाइल डक्ट, इसे बोलेंगे बाइल डक्ट। ये क्या है अपना मैम? ये है अपना पैंक्रियाज, जिसमें क्या बनेगा? पैंक्रियाटिक जूस, जहां से आएंगे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। और ये क्या है बेटा? ये पैंक्रियाज की डक्ट है, इसे क्या बोला? पैंक्रियाटिक डक्ट। समझना मेरी बात अब ध्यान से, इसे क्या बोला? पैंक्रियाटिक डक्ट, हाँ या ना? और ये है हमारा ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। क्या आपको समझ लग रहा है कि ड्यूडेनम में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस कैसे आया? क्या इस डायग्राम से समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? क्या समझ में आ रहा है इस डायग्राम से बहुत आसानी से कि ड्यूडेनम के अंदर पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस कैसे आते हैं? देखो भाई, देखो भाई यहां पे ध्यान से, यस एवरीवन, ये बाइल डक्ट हुई, ये पैंक्रियाटिक डक्ट हुई, दोनों मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, दोनों मिलके। अब बिना डायग्राम के तुम्हें समझ ही नहीं आता बेटा, ये क्या बना रहे हैं हम? ये बना रहे हैं मैम कॉमन बाइल डक्ट। क्या तुम्हें दिख रहा है कि यही कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग आपको दिखती है, आपको नजर आती है ड्यूडेनम के अंदर? यस एवरीबॉडी, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या इसी से क्लैरिटी नहीं मिली बेटा? क्या इसी से क्लैरिटी नहीं मिली कि ड्यूडेनम के अंदर मैम इसी कॉमन बाइल डक्ट की मदद से मैम पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा होगा और बाइल जूस भी आ रहा होगा, हाँ या ना? थ्रू डक्ट्स, एब्सोल्युटली। अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दो, अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दो बेटा। यस एवरीवन, जल्दी 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 जल्दी, यस। चमक गया कॉन्सेप्ट? सेम डायग्राम इन जूलॉजी में, एब्सोल्युटली।
पक्की बात बेटा? मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में तुम्हें इतना ही याद रखना है, मैं वापस से इस चीज को वापस से आपको रिवाइज कराती हूं। मैम बाइलोब्ड टंग की मदद से फूड गैदर किया, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में गया, स्टमक में मैम गैस्ट्रिक जूस था, HCl था, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे। बेसिकली गैस्ट्रिक जूस के साथ जब तुम्हारा बेटा ये फूड मिक्स हो जाता है तो उस कंपोनेंट को बोला जाता है काइम। उसे क्या बोला जाता है? काइम। यहां डाइजेशन बिगन हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गई, फिर फूड कहां गया बेटा? पार्शियली डाइजेस्टेड, कंप्लीट तो डाइजेशन हुआ नहीं, पार्शियली मतलब आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड गया तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में बेटा क्या आ रहा था? इंटेस्टाइन में आ रहा था मैम गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड बाइल जूस। कहां से आ रहा है बेटा? इसकी ये बाइल डक्ट है, और बाइल डक्ट आगे जाके पैंक्रियास से निकलने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है, जुड़ जाती है, दोनों मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट जो तुम्हें पिंक कलर से दिख रहा है। तो मैम इसी कॉमन बाइल डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस भी आया, इसी कॉमन बाइल डक्ट से मैम बाइल जूस भी आया, और ड्यूडेनम के अंदर आपको फिर पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करते हुए दिख रहे होंगे, और बाइल आपकी इमल्सिफिकेशन करते हुए आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी? सो दिस इज एनसीईआरटी का मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। इससे ज्यादा अगर करोगे कोई फायदा नहीं होगा, इतना ही याद रखना है। ठीक है जी? अब मैम डाइजेशन तो हो गया बेटा, डाइजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन के बाद क्या होता है आप मुझे बताइए। डाइजेशन का मतलब तुमने कंपोनेंट्स को तोड़ दिया। भाई तुम्हें एनर्जी कब मिलेगी, या फ्रॉग को एनर्जी कब मिलेगी? जब तुम चीजों को यूटिलाइज करोगे। यूटिलाइज करने के लिए एब्जॉर्ब करना पड़ता है। यस यस एवरीबॉडी। तो जो डाइजेशन तुमने किया, डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बने उनको एब्जॉर्ब करना होता है। और एब्जॉर्प्शन कहां होती है मैम? एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन के अंदर। एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन के अंदर। वेरी गुड। एब्जॉर्ब करने के बाद उसे यूटिलाइज करते हैं। अभी मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रही थी। यूटिलाइजेशन मतलब बेटा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एसिमिलेशन जो तुमने बचपन में कुछ कुछ टर्म्स पढ़ी है, मतलब 10वीं या 9वीं में। फिलहाल हमें बेटा नेक्स्ट पेज में क्या लिखना है, फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, मैं दिखाऊंगी एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं कह रही हूं एब्जॉर्प्शन हो रहा है मैम। हमने मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन तो कर लिया, फिर हम बेटा इंटेस्टाइन में इनके पास भी क्या होंगे जैसे हमारे पास होते हैं। बेटा हमारी इंटेस्टाइन में क्यों एब्जॉर्प्शन होता है? क्योंकि हमारी वेरी गुड विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई की मदद से मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अभी मैं तुम्हें समझाती हूं क्योंकि अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है विलाई क्या होती है और माइक्रोविलाई क्या होती है। हालांकि ये सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। डिफरेंस एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विलाई एंड माइक्रोविलाई, बट यू शुड नो इट। आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कि क्या विलाई और माइक्रोविलाई सेम होती है या डिफरेंट होती है। ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन का पहले तो मैं एक मतलब लिख देती हूं। The end product of digestion, the end product of digestion is finally absorbed with the help of villi and microvilli of intestine। आप तो सिर्फ इतनी एक लाइन लिख लोगे तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस हो जाएगा बेटा, ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या होता है। डेफिनेटली आप बनाओ, 100% आप बनाओ। आपने बेटा कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखे हैं, पढ़े हैं, पढ़े हैं ऐसे? इंटेस्टाइन में अपने भी होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसकी होती है? एपिथेलियम की। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किसकी होती है? एपिथेलियम। एपिथेलियम इस तरीके से अरेंज्ड होती है, ऐसे एपिथेलियल सेल्स इस तरीके से बेटा अरेंज्ड होती है। एपिथेलियम इस तरीके से फोल्डेड होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे मानो ना कि एक धागा है, मेरे पास एक धागा है। कैसे दिखाऊं? धागा भी मेरे पास है नहीं, समझो कि मेरे पास एक धागा है और वो धागा अगर सीधा है तो वो सीधा है,
बट अगर मतलब वो नॉर्मल है और उस धागे को मानो कि वो एपिथेलियम की एक लेयर है, पर मैंने उस धागे को या वायर को ना ऐसे फोल्ड कर दिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दी, तो वो विलाई बना दी है मैंने ऐसे, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। मैं सेल्स, एपिथेलियम नहीं पूछ रही हूँ कि कॉलमनार एपिथेलियम होता है या नहीं, फिलहाल मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि विलाई और माइक्रो विलाई में क्या डिफरेंस होता है। तो तुम अगर देखोगे ना बेटा बहुत, और मैं तुम्हें बता रही हूँ ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले नहीं पता होगा, गारंटीड 90% बच्चों को ये चीज नहीं पता है, इनफैक्ट 95% बच्चों को, कि विलाई और माइक्रो विलाई में क्या डिफरेंस होता है तुम्हें आज पता चलेगा। अभी देखो मैं कह रही हूँ कि मैम ये हमारी जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये कुछ एपिथेलियल सेल्स इस तरीके से अरेंज्ड होती है इंटेस्टाइन में कि मानो ऐसा लग रहा है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। तो ये जो मैं बेटा सेल्स बना रही हूँ, इंडिविजुअल सेल्स, इनको मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि मानो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में अरेंज्ड है। तो इन्हें हमने क्या बोला मैम? इन्हें हमने बोला विलाई। अब अगर मैं पूछूं बेटा माइक्रोविलाई क्या होती है, माइक्रोविलाई क्या होती है, तो बेटा जी एक इंडिविजुअल सेल को देखो, एक इस इंडिविजुअल सेल को जरा ध्यान से देखो। जब मैं इस इंडिविजुअल सेल को देखूंगी प्यारे सपोलो, तो मैम इस इंडिविजुअल सेल को ऑब्जर्व करने पर मालूम पड़ता है, इस इंडिविजुअल सेल को ऑब्जर्व करने पर मालूम चलता है कि सेल की जो खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना मैम, वो भी फर्दर ऐसे फोल्डेड थी। सोचो बेटा, सोचो, सोच के देखो। यस एवरीवन, यस एवरीवन, ये माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई इज एक्चुअली जो इंडिविजुअल सेल्स है ना बेटा, उन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फोल्ड हो जाती है, सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड, तो वो माइक्रोविलाई बनाती है। समझ में आ रही है बेटा? यस एवरीवन। तो ऑलरेडी वो खुद जब प्रेजेंट थी तो खुद ऐसे प्रेजेंट थी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी, खुद ऐसे प्रेजेंट थी कि मानो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ऑलरेडी सरफेस एरिया बढ़ाया और उसको एनहांस करने के लिए इंडिविजुअल सेल को जब ऑब्जर्व करते हो तो इस इंडिविजुअल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फोल्डेड होती है। हाँ या ना? हाँ या ना एवरीबॉडी? और समझ लग गया तो एक दिल बना दो। और इसकी बेटा सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरत है, ये एनसीईआरटी में ड्राइंग नहीं बनाई हुई, ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट के लिए। कल को तुम्हें पूछे विलाई माइक्रो विलाई में डिफरेंस तो तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी किसी चीज के लिए ये नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैम इंटेस्टाइन में क्योंकि ये विलाई माइक्रो विलाई होते हैं मैम, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर मैम यूटिलाइजेशन हो जाता है एंड प्रोडक्ट का और एनर्जी ऑफ कोर्स। लेकिन उसका क्या होगा मैम? जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड का क्या होगा मैम? वो एलिमिनेट होगी बॉडी से। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड, जिसे फूड नहीं बोलेंगे अब, उसे तुम बोलोगे फीकल मैटर। उस अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को आप एलिमिनेट करोगे फ्रॉम द रेक्टम टू द क्लोएका टू द आउटसाइड वाया क्लोइकल अपर्चर, दैट्स इट। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई ये तो हो गया, ये तो हो गया मैम। अब बात करते इजेशन, और ये एक्सक्रीशन बिल्कुल भी नहीं है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग है, एक्सक्रीशन अलग है, एक्सक्रीशन अलग है। नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में मैं बताऊंगी। ये देखो लिख दिया ना किसी बच्चे ने एक्सक्रीशन, मुझे पता था, मुझे पता था एक्सक्रीशन लिखोगे। भाई एक्सक्रीशन नहीं है, इसे इजेशन बोलते हैं। इजेशन अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब, जिसे पूप बोलते हो आम भाषा में, है ना, उसे बाहर निकालने को बोलते हो इजेशन। नाइट्रोजनस वेस्ट को जब बॉडी से एलिमिनेट करते हो, जैसे तुम भी कर रहे होते हो यूरिन, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन उसे कहते हो, है ना। बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बन जाते हैं, उनको एलिमिनेट करना, इसको नहीं, अनडाइजेस्टेड वाले को इजेशन बोलते हैं। बहुत सिली मिस्टेक करते हो ये। यस, तो यहां पे हम लिखेंगे आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, मतलब डाइजेशन तुमने कर लिया, जो एंड प्रोडक्ट्स बन गए, अमीनो एसिड्स बने होंगे या कुछ ग्लूकोज बना होगा, उसको यूटिलाइज कर लिया तुमने, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन
जिसे एसिमिलेशन भी बोलते हैं। एसिमिलेशन यहां पे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। दी undigested, unabsorbed, fecal matter is removed via rectum to cloacal aperture to outside। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहो और बाद में बहाने ना करो। तो ये मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है, मैं लक्ष्य बैच में भी करूंगी और आपके बैच में भी करूंगी, और वो है एक कंप्लीट सेशन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का रखेंगे। आप इसे नोट कीजिए, एक कंप्लीट सेशन हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का रखना है, जिसमें पीवाईक्यूज होंगे, जिसमें अदर एमसीक्यूज होंगे, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन होगा, और वो होगा हर चैप्टर के खत्म होने पर। हर चैप्टर फिनिश होगा, यानी कि इस चैप्टर में एनिमल टिश्यूज, फ्रॉग और कॉकरोच पूरा पढ़ने के बाद आपके लिए बेटा क्या एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, और उसमें आपको बेटा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। तो आप लोग पहले से इन्फॉर्म मैं आपको कर रही हूँ, क्योंकि जब फ्रॉग खत्म हो जाएगा, कल ये फ्रॉग खत्म हो जाएगा, फिर कॉकरोच स्टार्ट करेंगे, कॉकरोच भी खत्म हो जाएगा 2-3 क्लास में, फिर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन होगा। तो आप लोग पहले से अभी धीरे धीरे प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए कि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कराऊं तो आप पढ़ के आए और आप अच्छा स्कोर कर पाए, फिर फायदा होगा। अदरवाइज बेटा कोई फायदा नहीं होगा, मैं यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती रहूंगी, आप पढ़ के नहीं आओगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू। जब आप पूरी 11th दे के निकलेंगे ना, तो आपको हर चैप्टर से इतने सारे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि जब नीट देने वाले होंगे ना, तो इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के प्रैक्टिस करना, इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। डन। क्या एक बारी बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करें? यस एवरीबॉडी, कैन वी स्टार्ट विद द एनसीईआरटी का रीडिंग? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन। ये एक नई चीज है जो मैंने इस साल से शुरू कर रही हूं आपके बैचेस में और लक्ष्य के बैचेस में। तो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम योर बैचेस, ठीक है। चलिए जी, बहुत शानदार। एक बारी बेटा एनसीईआरटी खोलते हैं और एनाटॉमी एक बारी देखते हैं फ्रॉग की क्या दी हुई है। एनाटॉमी में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स। बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के अंदर की खाली जगह। भाई जैसे रूम होता है, रूम के अंदर अगर खाली अंदर स्पेस ना हो तो सामान किधर भरोगे? अलमीरा किधर बनाओगे? टेयर टेबल कहाँ रखोगे? बिस्तर कहाँ लगाओगे? तो यानी कि मैम रूम के अंदर स्पेस चाहिए होता है। जैसे रूम के अंदर स्पेस चाहिए होता है, जिस स्पेस के अंदर तुम सामान रख सकते हो, वैसे ही मैम बॉडी के अंदर भी स्पेस चाहिए होता है, जिस स्पेस के अंदर मैम ऑर्गन्स प्लेस हो। भाई बॉडी कैविटी अगर नहीं होती तो डाइजेस्टिव सिस्टम किधर हाथ में लेके घूमते क्या? हाँ, लंग्स को क्या बाहर लेके घूमते? नहीं ना बेटा। तो बॉडी के अंदर कैविटी है, और कैविटी इसलिए होती है जिसके अंदर तुम ऑर्गन्स प्लेस कर सको। तो दे ऑल्सो हैव बॉडी कैविटी दैट कैन एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब आप रख सकते हो, भर सकते हो। यस, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज ऑल आर ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एक्सेट्रा, with well developed structures and functions, जिनके well developed structures होते हैं और well developed functions होते हैं, ठीक है जी। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से चालू करा इन्होंने। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यही बोला था। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड बेटा इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इनका छोटू होता है क्योंकि बेटा जी ये कार्निवोर होते हैं, मांसाहारी। हर्बीवोर होते तो सेल्यूलोज डाइजेशन होता और इंटेस्टाइन की लेंथ लंबी हो जाती। Elementary canal is short because frogs are carnivores and hence the length of intestine is reduced. हर एक सिंगल पॉइंट हम लिख चुके हैं नोट्स में बेटा, ठीक है जी। Mouth opens into buccal cavity that leads to esophagus through pharynx.
माउथ बकल कैविटी में ओपन होता है, जो फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ कहां ओपन होता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू स्टमक, छोटू सा ट्यूब है जो स्टमक में ओपन हो रहा है, एंड विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड वाया क्लोएका। क्लोएका के थ्रू फाइनली एलिमेंट्री कैनाल बाहर ओपन हो रही है। लिवर बाइल जूस बनाता है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये बात हम लिख चुके हैं। पैंक्रियाज जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस। इट कंटेन्स बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ बाइलो टंग, इस टंग की मदद से फूड को कैप्चर किया। Digestion takes place by the action of HCl and gastric juice secreted from the wall of stomach। लिखा हुआ है digestion takes place by the secretion of stomach, यानी कि भाई डाइजेशन स्टार्ट कहां से हुई? आपके स्टमक से हुई, हाँ या ना? Partially digested food called chyme is passed from the stomach to the first part of small intestine, the duodenum। क्योंकि स्टमक में डाइजेशन चालू हो गई लेकिन कंप्लीट नहीं हुई ना, तो पार्शियली मतलब आधी अधूरी डाइजेस्टेड फूड मैम मूव करते हुए जाती है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, ड्यूडेनम रिसीव द बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम में गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है, एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। अब बच्चे को समझ ही ना आए, अगर आपने वो छवि ना बनाई होती, वो डायग्राम नहीं बनाई होती, तो कहां से बेटा इमेजिन करते कि बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट कहां से आ गया मैम? तो कॉमन बाइल डक्ट कैसे बना था? गॉल ब्लैडर की डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिक्स होकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है जी। बाइल इमल्सिफाइज द फैट, लिखा हुआ है, एंड पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, स्टमक में डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब थ्रू न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। वी हैव written it already. Undigested solid waste passes through the rectum, finally passes outside through cloaca, और हो गया बेटा डाइजेशन कंप्लीट। डन एवरीबॉडी, डन। रेस्पिरेशन बहुत ही छोटा है, रेस्पिरेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ तो बहुत जल्दी बेटा 5 मिनट का काम है, जल्दी। डन हो गया। एक पानी मंगवा लेते हैं बेटा आज। अंश यार एक पानी भिजवा दो प्लीज। यस, डन। मैम देखो रेस्पिरेशन के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट में ही उस रेस्पिरेशन को निपटा देंगे, बहुत आसान है। बट बेटा आपको एक बात बताऊं, फ्रॉग या एम्फीबियंस जब आप पढ़ते हो, फ्रॉग किस क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबिया क्लास, एम्फीबिया। आप जब क्लास एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हो तो आप देखते हो भाई इनके पास मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अलग अलग जगह से रेस्पायर कर सकते हैं। और यहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी भी है कि कौन सी जगह, जब फ्रॉग पानी में रहता है तो किससे रेस्पायर करता है, जब फ्रॉग लैंड पे रहता है तो किससे रेस्पायर करता है, फिर फ्रॉग बेटा जब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन पे जा रहे होते हैं तो वो किससे रेस्पायर करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक तो मेरी आंख में ना बेटा तब से कुछ गया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, अब बेटा खुद से देखना तो पॉसिबल भी नहीं होता। एनीवे, तो हम बेटा इसे एक फ्लो चार्ट में ही बनाएंगे, इसे एक फ्लो चार्ट में ही बनाएंगे। तो इन वाटर ये क्या कर रही हैं या क्या कर रहे हैं? ऑन लैंड ये क्या कर रहे हैं? एंड ड्यूरिंग हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का क्या मतलब था प्यारे बालकों? एंड एस्टिवेशन, स्लीप, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप। इस वक्त में वो कैसे रेस्पायर कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं, याद रखने का सबसे सहज तरीका क्या है। याद रखने का सबसे सहज तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका क्या है जिससे आपके क्वेश्चंस गलत ना हो? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, तीनों के लिए पहले लिख लो,
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इससे कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और यहां पे भी लिख लो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैम? यानी कि चाहे फ्रॉग जीवन में कहीं पे भी प्रेजेंट हो, चाहे लैंड पे हो, चाहे पानी में हो, कह रहे समर इसको देखो नलायक, कह रहे कि मैम एक्टिवेशन है तो समर कैंप में होंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर बेटा, ठीक है। और तुम्हारा कोई समर वेकेशन नहीं है भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अभी सैटरडे फ्री मिल रहा है तुम्हें, अब आगे से सैटरडे तुम्हें फ्री नहीं मिलेगा, 6 दिन क्लासेस होंगी इस वीक से, ठीक है। आई होप इसी वीक से है वो, तो मैंने पहले ही कहा था कि 1 महीना जो मिल रहा है उसे यूटिलाइज करो। तो यार चाहे पानी में हो, चाहे लैंड में हो, चाहे विंटर स्लीप में हो, समर वेकेशन में हो, विंटर कैंप में हो, कोई भी चीज फ्रॉग क्यों ना कर रहा हो, वो हमेशा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो करेगा ही करेगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू बेटा सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है, सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है एयर की। डिफ्यूजन आपको पता है ना, मूवमेंट ऑफ द गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है बेटा एयर की, जो आप बेटा बेसिक डेफिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, एयर का मूवमेंट हो रहा है हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में। तो सिंपल डिफ्यूजन से बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू। अभी पानी में है तो ऑफकोर्स पानी में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, डिजोल्व गैसेस कहाँ है आपके पानी के अंदर, तो वो बहुत अच्छे से थ्रू स्किन बेटा सिंपल डिफ्यूजन उस डिजोल्व गैसेस को यूटिलाइज कर लेती है। तो चाहे फ्रॉग बेटा समर कैंप करे, चाहे फ्रॉग बेटा विंटर कैंप करे, चाहे फ्रॉग बेटा धरती पे रहे, चाहे फ्रॉग बेटा दुनिया में जहां रहे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑलवेज चलती रहेगी। इनफैक्ट पानी में और विंटर स्लीप और समर स्लीप में वो हमेशा हमेशा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, या आप कह लो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। यस सुनो, यहां क्यूटेनियस का क्या मतलब है भाइयों और बहनों? रेस्पिरेशन थ्रू। एक बच्चा वाया का मतलब पूछ रहा था, वाया का मतलब होता है थ्रू। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर is utilized by simple diffusion. By simple diffusion. लेकिन मैम अभी तो आप बता रहे थे, यस अभी तो दे हैव नॉस्ट्रल्स, और नॉस्ट्रल्स का भी बेटा डेफिनेटली यूज करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे कि मैम ये तो मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का यूज करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं, बट ये भाई साहब करते हैं। ठीक है भैया, 15-20 मिनट के बाद एक और दे जाइएगा प्लीज, ये ग्लासेस ले जाइए आप, कोई नहीं। ये भी गर्म पानी है, ठीक है धन्यवाद। यस एवरीबॉडी, क्या बोल रही थी मैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से बेटा स्किन के थ्रू। पर भाई साहब जब लैंड पे रहते हैं तो लैंड पे भी तो बेटा किसी चीज का यूज करेंगे, हाँ या ना? यस एवरीवन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्मोनरी? जैसे लंग्स का यूज करते हैं बेटा, लंग्स का यूज करते हैं। और आपको पता है बक्कोफेरेंजियल यानी कि बक्कोफेरेंजियल मतलब आपने कभी वैसे देखा ही होगा, ऐसे बेटा बकल कैविटी फूल जाती है, बकल कैविटी एकदम फूल जाती है, वो ना पूरी एयर बकल कैविटी में भर लेते हैं, पूरी एयर बकल कैविटी में भर लेते हैं, इतनी फूल जाती है, और एक्चुअल में उस हवा को फिर वो लंग्स में भी पुश करते हैं। मतलब कि लैंड पे मैम अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू तो कर ही रहा है मैम, ये तो करेगा, ये तो हर जगह कर रहा है ना। लेकिन मैम ऑन लैंड ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है। एंड पल्मोनरी का मतलब होता है मैम यूजिंग लंग्स। अभी मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगी, वो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट सिर्फ आपको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक अप्रोच बताने के लिए, ठीक है। यस, यूजिंग लंग्स, और इनके पास बेटा लंग्स होती है 1 पेयर,
इनके पास लंग्स होती है 1 पेयर पिंकिश। क्या पता बेटा दिल्ली के पोल्यूशन में इनकी लंग्स का कलर भी बेटा क्या पता पिंक ना रहा हो, बट पिंकिश होती है। 1 पेयर पिंकिश प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। इनका जो ट्रंक है, ट्रंक के आगे वाले हिस्से में रहता है, अपर पार्ट में रहता है, पिंक कलर का सैक लाइक। पिंकिश, यहां पे मैं एक और वर्ड ऐड कर दे रही हूं, सैक लाइक, झोले जैसा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बोला बकोफेरिंग्स, बकल कैविटी में हवा भर के। आपको डिटेल इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो पढ़ाया जाता था बहुत पहले कि किस तरीके से बकोफेरिंग्स का यूज करके, बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो बकल कैविटी का यूज करते हैं बेसिकली, यूजिंग बकल कैविटी। लेकिन आज के डेट में बेटा उतनी डिटेल की जरूरत नहीं होती है कि किस तरीके से हम हवा भर के, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोलते हैं, कैसे वो एयर को पुश करते हैं, बट अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है, जरूरत। ट्रंक क्या होता है बेटा? ट्रंक वही होता है जो थर्ड मतलब सेकंड पार्ट जब फ्रॉग का पढ़ाया था तब बताया गया था और आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी। पढ़ भी लिया करो बेटा, क्लासेस भी कर लिया करो। एक बारी फ्रॉग बनाए, कितनी बार फ्रॉग बना रहे? अब आप कहोगे मैम बनाना है क्या? तुम्हारी मर्जी है भाई, एनसीईआरटी में बना के नहीं बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा ऐसे तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। वो खूबसूरत बना है, ये बकल कैविटी है, ये ऐसे लंग्स है। क्योंकि मैं साइड से दिखा रही हूँ ना बेटा, क्योंकि मैं साइड से दिखा रही हूँ तो इसीलिए ये एक नजर आ रहा है, वैसे पेयर्ड होते हैं, मतलब 1 पेयर है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होगी, यहाँ ऐसे इमेजिन करो, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है बट आपको दिखाने के लिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? ये नॉस्ट्रल्स है, इका है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर अंदर जाएगी और जाएगी इसके अंदर, इसे क्या बोला? बकल कैविटी। इसे क्या बोला? बकल कैविटी। कुछ तो बेटा इसके थ्रू एक्सचेंज हो जाती है। आप देखो ना एक बारी मेरे डायग्राम को, एक बारी ऑब्जर्व करो। ये एक्सटर्नल, ये नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जाएगी, ये बकल कैविटी में गई, कुछ तो बेटा यहीं से एक्सचेंज हो जाती है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। आपको ये डायग्राम सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि ये कैसे हो रहा है। पढ़ना आपको सिर्फ यही वाला फ्लो चार्ट है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, दिस इज मोर देन। नहीं, इसमें 3D की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जबरदस्ती हर चीज में बेटा, है ना। 2 लंग्स मीन्स 1 पेयर, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो नॉस्ट्रल से एयर अंदर गई और नॉस्ट्रल से गई मैम बकल कैविटी के अंदर एयर, मैं यहाँ पे एरो से आपको समझा दे रही हूं। और कुछ बेटा एयर का एक्सचेंज यहां से हो गया, और मैम कुछ एयर जाती है यहां से लंग्स के अंदर, कुछ एयर यहां से जाती है लंग्स के अंदर, तो ये फिर लंग्स के थ्रू एक्सचेंज होती है, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आपसे कोई ये डायग्राम नहीं पूछने वाला आपके बोर्ड्स में, आपसे कोई नहीं पूछने वाला ये डायग्राम आपके नीट के एग्जाम में। हर डायग्राम बनाने का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हारे एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, कभी कभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए डायग्राम बनाया जाता है, दैट इज द ओनली पर्पस। यस एवरीबॉडी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? और वरना तो आप सिंपल याद रख लो यार, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन धरती पे भी होगा, पानी में भी होगा, और समर स्लीप विंटर स्लीप में एनर्जी सेव करनी है, वहां तो क्यूटेनियस ही चल सकता है। बट मैम लैंड पर बकोफेरिंग्स की मदद से, बकल कैविटी में एयर भर के, उसकी मदद से भी रेस्पिरेशन हो सकती है, और लंग्स का यूज करके भी हो सकती है। लंग्स का यूज किया तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। एक पेयर यानी 2 लंग्स होते हैं पिंक कलर के, सैक लाइक, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में होता है। नॉस्ट्रल से हवा जाती है बकोफेरिंग्स में, बकोफेरिंग्स में एक्सचेंज होती है और जाती है मैम फिर लंग्स के अंदर। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। पहले एक थम्स अप दे दो बेटा अगर समझ लग गया तो, थम्स अप दे दो अगर समझ लग गया तो। इतना ही है, इतना ही है। गिल सब एक बच्चा पूछ रहा है, जो इनका लार्वा होता है ना, टैडपोल लार्वा, एक नोट डाल के लिखवा देती हूं। इनका जो लार्वा होता है,
अब तुम पूछोगे लार्वा क्या होता है, लार्वा आगे मैं रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी। तो तुम कभी लार्वा नहीं थे बेटा, कि थे कि हो, तुम लार्वा हो? पहले हाँ या ना जवाब दो। आधे बच्चे कहेंगे यस मैम हम भी लार्वा थे ना मैम मम्मी के यूट्रस के अंदर। तुम लार्वा कभी नहीं थे बेटा, लार्वा अलग होता है, ठीक है। तो इनकी डेवलपमेंट आप पढ़ोगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वो चर्चा मैं आगे करूंगी, बट तुमने पूछा तो मैं बता दे रही हूँ। तो टैडपोल लार्वा होता है। तुमने कभी पानी में अगर देखा होगा ना, ऐसा लगता है कि काले रंग का होता है, ऐसा ऐसा दिखता है, बिल्कुल ऐसे लगता है छोटी सी मछली जैसा है, बिल्कुल छोटे छोटे से ब्लैक कलर के ऐसे दिखते हैं, टैडपोल लार्वा बोलते हैं। और उस टैडपोल लार्वा का फिर कन्वर्जन होता है एडल्ट फ्रॉग के अंदर। तो ये फ्रॉग जो है एडल्ट है, और लार्वा जो है वो लार्वा है, टैडपोल जो है वो लार्वा है, और ये एडल्ट है। तो वो टैडपोल लार्वा जो होता है ना बेटा, वो गिल्स का यूज करता है, ठीक है, वो गिल्स का यूज करता है। हाँ जी, ठीक है, चलो डन 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 डन। वो मैं नोट डाल के लिखवा देती हूँ तुम्हें, एक नोट डाल के लिखवा दे रही हूँ। नोट tadpole larva uses gills for respiration. Done 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 done. Done 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 done. बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। एक बारी बेटा इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अपना दिमाग बिल्कुल बेटा अभी तक अगर आप सही चला रहे हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगेन डायग्राम्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में डायग्राम्स नहीं दिए हुए, बट बिना डायग्राम के समझना बहुत मुश्किल है। और आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैंने आप लोगों को वैसे एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ी हुई थी, पता नहीं तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ठीक है, बट अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो ना तो तुम्हें वो समझ ही नहीं आएगा उसके चेंबर्स के बारे में जो बताया हुआ है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है मैम, यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होता है मैम, ब्लड यहाँ से कैसे जाता है मैम, ब्लड वहां पे कैसे पहुंचता है, उसके लिए तुम्हें डायग्राम की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कोई तुमसे डायग्राम नीट में नहीं पूछेगा, कोई तुमसे डायग्राम बेटा इसमें भी नहीं पूछेगा बोर्ड्स में, बट तुम्हें या तो रट्टोफाई कर लो, रट्टाफिकेशन, रट्टू तोता आधे लोग जो करते हैं, रट्टा 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 रट्टा, और या तो कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझोगे तो भूलोगे नहीं, फील कर पाओगे टॉपिक को। सिर्फ देख देख के बेटा ऐसे नहीं बनोगे, फील कर पाओगे, मजा आएगा पढ़ने में, और मजा आना चाहिए पढ़ने में। यस एवरीवन, मतलब वो रगों में बहना चाहिए तुम्हारे टॉपिक। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, एक बारी बेटा हम क्या करते हैं, फ्रॉग के क्या एक बारी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट रेस्पायर्स ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसे बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बोला पानी के अंदर मैम स्किन एज अ एक्वेटिक, पानी में एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्ट करता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वाटर इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब अगर अर्थ नहीं पता तो यहीं पे लिख लो, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। जिसको अर्थ नहीं पता है वो लिखिए, जिसको अर्थ नहीं पता है वो इसे लिखिए। On land, buccal cavity, skin and lungs act as respiratory organs. सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है, सोचो। The respiration by lung is called as pulmonary respiration. एनसीईआरटी में जो बात लिखी होती है पेपर में भी वही देते हैं, पूछेंगे लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, ठीक है जी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। लंग्स आर पेयर, पेयर मतलब वन पेयर मतलब भाई दो, टू इन नंबर। इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, सारी बातें लिखी है, पिंक कलर की होती है, सैक लाइक होती है, एंड अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, थोरैक्स। वैसे तो इसमें थोरैक्स बोलना गलत बात है, क्योंकि भाई इनके पास ऐसे, कॉकरोच में तुम पढ़ते हो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनका ऐसा कोई केस नहीं है, बट इन्होंने ब्रैकेट में थोरैक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको क्या समझना है, क्योंकि फ्रॉग की बॉडी को बेटा आप हेड और ट्रंक में ही डिवाइड करते हो, एक हेड और रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज ट्रंक, है ना, बट कोई बात नहीं, पता होना चाहिए कि इन्होंने ब्रैकेट में थोरैक्स भी लिखा हुआ है। यस, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन इनटू द लंग्स। ये बात लिखी है कि नहीं,
कि भाई एयर नॉस्ट्रल्स के डायग्राम में बनाया कि नहीं, ये वाला, यस, एयर नॉस्ट्रल्स से गई मैम, एंटर हुई, बकल कैविटी में गई, यहां पे कुछ एक्सचेंज हुआ, फिर यहीं से मूव करके मैम कहां गई, मैम मूव करके गई लंग्स में, यही वाली बात लिखी हुई है, यस। और लास्ट बात क्या लिखी हुई है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्किन, हाइबरनेशन और बेटा एस्टिवेशन में स्किन के थ्रू होता है, दैट्स ऑल, एक पैराग्राफ फिनिश, खत्म टॉपिक। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, बढ़िया बात, यस। नेक्स्ट बेटा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें किसके बारे में बात करनी है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां हमें बेटा बहुत सारे डायग्राम्स की हेल्प से इस टॉपिक को समझने की जरूरत है। टॉपिक बहुत आसान है बट बिना डायग्राम के सपोर्ट के यू फील दैट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। सो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे व्हाट डू यू नीड इज मोर डायग्राम्स, यस। हाँ जी, स्टार्ट करें फिर। जब आप बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आप बेटा दो चीजों की यहां पे बात करेंगे। एक बात करेंगे इनके, देखो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम की आप बात करो। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है भाई, सर्कुलेशन किस चीज का हो रहा है बॉडी के अंदर। जैसे अपने पास होता है ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हाँ या ना, अपने पास। अच्छा तुमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था ना ब्लड, और तुमने पढ़ा था फ्लूइड, वो लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। इनके पास भी बेटा ब्लड होता है, इनके पास भी लिम्फ होता है। ये दो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है इनके बॉडी के, जो बॉडी में सर्कुलेट हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। पर क्या कर रहे होंगे भाई, भाई ब्लड क्या करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ब्लड की मदद से क्या होता है, गैसेस बेटा ट्रैवल करती है, ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन्स कैरी होते हैं, हाँ या ना। और मैम ब्लड से ही बनता है लिम्फ। देखो मैंने तुमसे कहा था ह्यूमन से रिलेटेड है। अब तुमने 9th और 10th में कितनी पढ़ाई की है अभी थोड़ी सी चेक होगी वो, तो अभी तुमसे पूछूंगी कुछ कुछ चीजों के नाम, देखूंगी तुमने कितना पढ़ाई किया है और तुम कितना पढ़ के आए हो यहाँ, देखते हैं एक बारी, ठीक है। जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रही हूं तो मेरे को मेनली दो सर्कुलेशंस के बारे में डिस्कस करना है यहाँ। वैसे तो इसके अलावा भी एक है, एक मुझे बात करनी है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और एक मुझे बात करनी है लिम्फेटिक सिस्टम। तो तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा कि जब मैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बात कर रही हूं तो उसमें किस फ्लूइड की बात कर रही हूं, और जब मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रही हूं तो मैं किस चीज की बात, कौन से फ्लूइड की बात कर रही हूं। यानी कि मैम सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली आई हैव टू डिस्कस टू थिंग्स हियर। नंबर वन, आई हैव टू डिस्कस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और मैम एक आपने डिस्कस करना है लिम्फेटिक सिस्टम। अपने पास भी बेटा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, अपने पास भी होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। बेटा वैस्कुलर का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैस्कुलर, आप बताइए। आपने एपिथेलियल टिश्यू में ये शब्द और कनेक्टिव टिश्यू में ये शब्द कई दफा सुना है, मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैस्कुलर। बहुत शानदार, बहुत खूब बेटा, बहुत शानदार, हाँ जी। वेजल्स, किसी का सबसे पहले आंसर आया था, नाम चला गया बेटा, बट बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया, वेजल्स, ब्लड वेजल्स, यस। सप्लाई, पिटाई लगेगी यहीं से बेटा, वेजल्स 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 बताया था ना, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, सपोलो। जब मैं बेटा बात कर रही हूं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सबसे पहला काम हमें है ब्लड। ऑब्वियसली बेटा जब मैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोल रही हूं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भाई ब्लड के बारे में मुझे डिस्कस करनी है बात। बहुत शानदार, ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड कैसा दिखता है। पर मैं सबसे पहले ब्लड से पहले ना हार्ट के बारे में, रुको जी रुको, मैं सबसे पहले दिल के बारे में बात करूंगी, हार्ट, फिर मैं बात करूंगी ब्लड वेजल्स, और फिर मैं बात कर रही हूं ब्लड। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। वैसे ही जब तुम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करोगे तो इसमें आता है लिम्फ, इसमें आता है
लिम्फेटिक चैनल्स और इसमें आते हैं लिम्फ नोड्स। पहले तो इसके कंपोनेंट्स को लिखो, और तुम ऐसे ही बेटा नोट्स को ना ऐसा मत बनाया करो कि तुम्हारे लिए बाद में, मैं बार बार तुम्हें इसलिए याद दिलाती हूँ क्योंकि तुम 11वीं में हो, आगे 12वीं में जाओगे, तो बेटा नोट्स ऐसे बनाया करो जो तुम्हें आगे जाके ना तुम्हें दुख ना दे। और जब मैं ये कहती हूँ तो दुख ना दे का मतलब है पोथियां नहीं लिखनी है, पोथियां तो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, पोथियां तो बड़ी बड़ी किताबों में भी लिखी हुई है। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि भाई उसे पढ़ो तो ऐसा मौत ना आए कि भाई कितना पढ़ना है, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसे फ्लो चार्ट्स में हो, ऐसे डायग्राम्स में हो। लिम्फ क्या होता है सब बताऊंगी, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है। और सबसे पहले बेटा यहां हम चर्चा करेंगे अपने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। हम शुरू करेंगे सबसे पहले ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को बोला जाता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू तुम्हारा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है उसे बोला जाता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और यहां सबसे पहले जो हम फ्रॉगवा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इनके दिल, हार्ट। इसे कोई हर्ट मत बोलना, हर्ट, कई लोग हर्ट बोलते हैं ना, दिस नॉट हर्ट। हर्ट का मतलब हमको हर्ट होता है जी, ठीक है, हमको आपके जहर से और किसी से तो नहीं बेटा हर्ट होता है ना, तुम तो प्यारे हो यार, है ना, अब ज्यादा ऊपर नहीं, हम तो प्यारे हैं, ओ माय गॉड। हर्ट उसे बोलते हैं HURT वाला, दिस इज हार्ट। एक बच्चे ने ना मेरी स्पेलिंग तुम लोग करेक्ट करते रहते हो नालायकों, एक बच्चे ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मुझे टैग किया था और लिखा था मैम योर सॉन्ग इज सो स्वीट, मैम योर सॉन्ग इज सो स्वीट। और स्वीट की स्पेलिंग क्या लिखी थी देखो। और एक बच्चे ने पता क्या लिखा था, मतलब तारीफ करना चाह रहा था बट बेटा क्या ही कर दिया उसने, मैम इज अ, लिखना चाह रहा था मैम इज अ सैवेज और लिखा था मैम इज अ सीवेज। तो क्या तुम मेरी स्पेलिंग वो करते रहते हो बेटा, ठीक, हाँ चलो एनीवे, चलिए जी, कभी कभी एक स्पेलिंग की गलती से बेटा पूरा माहौल चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, बात करते हैं बेटा इनके हार्ट की, तो हार्ट के बारे में एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं और फिर बेटा हम करेंगे इसे आगे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन। अच्छा, जब मैं इनके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करती हूँ तो इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और अगर ओपन होता है तो ओपन का क्या मतलब है और अगर क्लोज होता है तो क्लोज का क्या मतलब है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। जब आप बेटा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अपना कैसा होता है, क्लोज होता है कि नहीं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज, जल्दी बताइए। अब आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका ओपन, जिन्होंने भी लिखा है ना बेटा, जिन्होंने भी ओपन लिखा है, डंडा पकड़िए या सामने बॉटल रखिए, बॉटल पकड़िए या किताब रखिए और सर पे मारिए अपने जोर से, नालायकों। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रॉग का, अपना भी क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब होता है, क्लोज का क्या मतलब होता है, क्लोज का मतलब सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता है। एक बच्चा कह रहा है क्लोज का मतलब होता है बॉडी के अंदर ब्लड का मूवमेंट होना। अच्छा, कॉकरोच में ओपन सर्कुलेशन हो रहा है, तूने कभी कॉकरोच में बॉडी के बाहर खून देखा है, खून लेके घूम रहा है कॉकरोच, बड़ा आया, बॉडी के अंदर है तो मैम क्लोज्ड है, वाह 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 भाई। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिसके बॉडी के अंदर क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स हो। सिर्फ वेजल्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा, वेजल्स बोलोगे, आपने एक बच्चे ने आंसर दिया है कि थ्रू द वेजल्स, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही आंसर देते हैं कि वेजल्स के थ्रू अगर ब्लड मूव कर रहा है तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट ये गलत हो जाएगा। ऐसे तो बेटा कॉकरोच के पास भी वेजल्स होती है कुछ कुछ, पर उनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, क्लोज्ड नहीं होता, उनका क्लोज नहीं होता, लेकिन उनके पास भी ब्लड वेजल्स होती है। तो ब्लड वेजल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस ओपन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिसाइड नहीं करती। हम एक शब्द लिखते हैं जिस शब्द के थ्रू मैं आपको मतलब समझाऊंगी, तो ये बहुत बारीकियां हैं बेटा, बहुत बेसिक बारीकियां हैं जो आपके मतलब हायर क्लासेस में जाते हो तो इन्हीं के बारे में समझते हो तो मजा आता है कि यार अभी तक हमने इनकम्प्लीट थोड़ा सा पढ़ा था। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ब्लड वेजल्स, पहले मैं लिख लेती हूं, ब्लड वेजल्स आर बाउंडेड
आर बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। समझ रहे हो, समझ रहे हो? मतलब कि ब्लड बॉडी में बाहर कहीं पे निकला तो नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ ये बोलोगे कि ब्लड वेजल्स की प्रेजेंस होना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तो गलत हो जाएगा। मैंने लिखा है ब्लड वेजल्स आर बाउंडेड बाय कैपिलरीज। अभी मैं तुम्हें समझाती हूं कैसे। पहली बात तो ब्लड वेजल का ऐसे इमेजिन करो कि ये पाइप्स है। अब तुम्हारे घर में जो पाइप्स है बेटा, अगर वो कहीं से भी खुली हुई हो, है ना, इधर से एक पाइप आ रही है, इधर से एक पाइप आ रही है, पाइप में पानी है, अगर दोनों के बीच में ऐसे सीलिंग नहीं होगी तो क्या होगा भाई, यहां पाइप से जो ब्लड आ रहा है, यहां पाइप से जो ब्लड आ रहा है, वो बाहर निकल जाएगा। ब्लड नहीं, पानी, है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि मेरे घर में एक यहां से ऐसे करके पाइप आ रही है, यहां से एक पाइप आ रही है, पाइप को ब्लड वेसल मानो। क्या सिर्फ पाइप की प्रेजेंस होना, पाइप के अंदर पानी बह रहा है, क्या उसकी प्रेजेंस होना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है? गलत है भाई। पाइप तो है ही, पर पाइप खुले हुए नहीं है, पाइप क्लोज्ड है। पाइप क्लोज्ड है मतलब पाइप से पानी बाहर लीक नहीं हो रहा, डिफ्यूज होता है कुछ पानी उसमें से, मतलब ब्लड के केस में बेटा, ब्लड तो इसी के थ्रू बह रहा होता है, ब्लड का कुछ पोर्शन कैपिलरी के थ्रू बाहर आता है जब लिम्फ बनता है, तो वो तो मैं आपको समझाऊंगी। अभी डायग्राम से इसे पता है कैसे समझ सकते हो, छोटे से डायग्राम से। जैसे समझो बेटा ये हार्ट है, मैं हार्ट को ऐसे ही बना देती हूं, ठीक है, ऐसे समझो। छोटे से डायग्राम के थ्रू समझा रही हूं, ठीक है। समझो ये हार्ट है, तो हार्ट से जब अगर ब्लड वेसल निकली, ये ब्लड वेसल निकली, ऑर्गन के पास जाती है और ये टूट जाती है ऐसे कैपिलरीज में, ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है। और फिर ये एक और ब्लड वेसल है, ये ब्लड को वापस से कहां लेके जा रही है मैम? हार्ट में। ऐसे समझो, ऐसे समझो बेटा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है। अब बेसिक्स बहुत सारे बेटा आपके क्लियर होने चाहिए इसके लिए, अभी मैं आपको बेसिक्स ही बताऊंगी टॉपिक पढ़ाने से पहले। ये भी ब्लड वेसल है, इनके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, ये हार्ट से निकली, यहां ऑर्गन है, ऑर्गन के पास ब्लड लेके जा रहे हो, और ये क्या है? कैपिलरी। ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाके ऑर्गन्स में जाके डंप नहीं कर देती है, बहा नहीं देती है, बहा नहीं देती है। 10वीं में पढ़ा था ना ये, है ना। अगर ये ब्लड वेसल यहां से ब्लड लेके जाती और ऑर्गन में जाके पूरा फवारा बेटा कर देती ब्लड का, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है, इवन इफ तुम्हारा ब्लड वेसल प्रेजेंट है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा। यस, सबोला आर्मी जल्दी से मुझे बताएंगे। कैपिलरीज मैम के बाल के जैसे हैं, बड़े आए हाँ। ओए डबल सर्कुलेशन कब से बकवास लिखे जा रहे हो? पढ़ाया है मैंने डबल सर्कुलेशन। तो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल कैपिलरी नेटवर्क में टूटी, कैपिलरी नेटवर्क में टूटी, और कैपिलरी से फिर से एक और ब्लड वेसल, मतलब ब्लड कंटिन्यूअसली एक क्लोज्ड नेटवर्क में मूव कर रहा है, और वो क्लोज करने के लिए अपने पास क्या होती है? कैपिलरी नेटवर्क। जब आप किसी के भी सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन बोलते हो ना बेटा, तो आप कहते हो कि उसमें कैपिलरी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी क्या कॉकरोच, तब उनका ओपन मैं यही क्वेश्चन पूछूंगी, देखती हूँ तुम में से कितने सारे बच्चों को याद होता है। मुझे बताइए कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? यस एवरीवन। मामा ये ड्रॉ करना है, एक तो तुम मैम की जगह मैमा लिखते हो, मैमा। हाँ बिल्कुल ड्रॉ करना है। अब मैं तुमसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगी, अब मैं तुमसे कोई बेसिक सवाल पूछूंगी, मुझे बताओ ये व्हाइट वाली ब्लड वेसल का नाम क्या होना चाहिए? मैं एरो लगा देती हूँ। मुझे बताओ इस व्हाइट वाली ब्लड वेसल का नाम क्या होना चाहिए, वरना तो बेटा तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, फिर तो तुम फ्रॉग का भी रेक्टोफिकेशन करते रहोगे। मुझे पहले बताओ इस व्हाइट वाली ब्लड वेसल का नाम क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, आर्टरी। क्यों? वाई 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 वाई,
ओ माय गॉड्स, इसे आर्टरी क्यों बोला? इसे आर्टरी क्यों बोला? आर्टरी की क्या डेफिनेशन होती है? ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। मैं बेसिक्स बता रही हूं, आर्टरी और वेन्स ब्लड वेसल्स के नाम होते हैं। मैं बेसिक डेफिनेशन बता रही हूं कि जब आर्टरी को डिफाइन करते हो तो एक ऐसी ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। हालांकि इसकी और भी बहुत सारी बेटा डेफिनेशन है, बट अभी के लिए इतनी डेफिनेशन काफी है। और ब्लू वाली, अब तुमने तो बेटा ये भी लॉजिक लगा लिया होगा, ब्लू कलर से बनाया है तो मैम वेन्स होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैम जिसे आपने ब्लू कलर से बनाया है उसको क्या बोला? वेन। वेन की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? आर्टरी और वेन्स को समझने में, आर्टरीज और वेन्स को समझने में कोई दुख दर्द समस्या? यानी कि आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, वेन टुवर्ड्स द हार्ट। यस यस। अब बेटा इसके हार्ट की बात करेंगे आगे। चलो, वैसे तो हार्ट तुमने हार्ट ही में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट हेडिंग डाल के तुम साइड में लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रही हूं। क्या आप लोगों ने यहां तक कर लिया है? हार्ट का डायग्राम बना के देखेंगे बेटा, और हार्ट की डिटेल्स करेंगे। अच्छा चलो, कुछ लिखना है क्या हार्ट के बारे में? हार्ट इज मस्क्यूलर। मस्क्यूलर मतलब बहुत अच्छे मसल्स होते हैं बेटा। मस्क्यूलर, वेल डेवलप्ड, मस्क्यूलर वेल डेवलप्ड। इसके हार्ट को बोला जाता है बेटा 3 चेम्बर्ड। अच्छा चलो, इसको आगे लिखूंगी, यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, यहाँ जगह नहीं है, आगे लिखूंगी। यहां तक डन 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 हो गया है? मैम डबल सर्कुलेशन होता है क्या? यार नहीं भाई, ये तो मैंने आर्टरी और वेन्स की बेसिक डेफिनेशन बताई है। मैं तुम्हें इनके हार्ट के बारे में भी बताने जा रही हूँ कि हार्ट कैसा दिखता है, कितने चेम्बर्स होते हैं, कैसा सर्कुलेशन होता है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहले यहां तक एवरीबॉडी डन डन। प्योर ब्लड क्या होता है भाई? प्योर, प्योर, जल्दी बताइए। डन। तो भाइयों और बहनों, इसके हार्ट की जब मैं बात करती हूं, इट इज 3 चेम्बर्ड हार्ट। अपना हार्ट कितने चेम्बर्ड होता है? अपना हार्ट कितने चेम्बर्ड होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट। मस्क्यूलर का मतलब बढ़िया कार्डियक मसल्स है इनके पास, जैसे हमारे पास मसल्स होते हैं वैसे। अपना 4 चेम्बर होता है। चेम्बर्स के नाम किसी को पता है? एट्रियम, वेंट्रिकल, ये नाम सुने हैं आप लोगों ने? अपने ह्यूमन के बारे में तो डबल सर्कुलेशन तुमने पढ़ी है ना बेटा। तो चेम्बर्स होते हैं ना, एट्रियम चेम्बर्स को बोलते हैं, वेंट्रिकल्स चेम्बर को बोलते हैं। अपने 4 होते हैं, 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। बट फ्रॉग का होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट बोल रही हूं, 3 चेम्बर्ड हार्ट। और जब मैं 3 चेम्बर्स की बात कर रही हूं, याद रखिए इनके पास 2 एट्रियम, इनके पास 2 एट्रियम एंड होता है 1 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम और होता है 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल एक होता है, एट्रियम होते हैं बेटा 2। इसको अभी डायग्रामेटिकली समझेंगे। लेकिन मैम 3 चेम्बर्स के अलावा भी एनसीईआरटी ने तो दिया इनके पास कुछ और भी चेम्बर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं मेरे प्यारे सपोलो, बिल्कुल होते हैं। 2 एडिशनल चेम्बर्स हमारे पास नहीं है बेटा, ऐसे एडिशनल चेम्बर इनके पास है। और मछली के पास भी होती है, फिश के पास भी होती है। मछली जल की रानी, जीवन जिसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, वो वाली मछली। 2 एडिशनल चेम्बर्स कौन कौन से मैम? 2 एडिशनल चेम्बर बेटा, इनके नाम को मेरे साथ साथ में बोलिए ताकि ये शब्द आपको आसान लगे। एक को बोला जाता है साइनस विनोसस। बेटा 100% क्वेश्चन आने के चांसेस। साइनस विनोसस, विनोसस। इन टर्म्स को बार बार बोलिए ताकि ये टर्म्स के आप यूज टू हो जाएं। ठीक है,
एंड कोनस आर्टेरियोसिस। बोलिए बोलिए पीछे से, टंग ट्विस्ट हो जाएगी। कोनस आर्टेरियोसिस, जिसे ट्रंकस आर्टेरियोसिस भी बोला जाता है। आर्टेरियोसिस, हाँ जी। कोई दुख दर्द समस्या बेटा यहां तक? साइनस विनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस, एवरीबॉडी बेटा फुल जोश, फुल एनर्जी आप लोगों की चाहिए बेटा, जोश के साथ में एवरीवन। कोई दुख दर्द समस्या बेटा, कोई दुख दर्द समस्या? जल्दी बताएंगे, ठीक है जी। मैम इनके हार्ट को अगर आप देखोगे बेटा, लास्ट के बस 5 7 10 मिनट एनर्जी चाहिए। एक बैच लॉन्च भी है मेरा, तो हो सकता है मैं आपको 5 मिनट पहले फ्री कर दूं, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए बिल्कुल एनर्जी के साथ में पढ़ो यार, ठीक है। प्रोनाउंस कर दो, साइनस वीनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है बेटा। इनकी भी जो हार्ट होती है, हार्ट कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड, कार्डियम मतलब हार्ट के अराउंड। अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा रही हूं, अपने हार्ट में भी होता है बेटा पेरिकार्डियम। डबल मेम्ब्रेनस वॉल होती है जो हार्ट को कवर करती है, अपने पास भी पेरिकार्डियम होती है, इनके पास भी पेरिकार्डियम होती है। देखो 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 सपोलो हम दिल फ्रॉग का लेके आए, अरे सोचो सोचो हार्ट में डबल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम पाए। चलिए देखिए जी, हार्ट में बेटा ये हार्ट है, एक बाहर की लेयर समझ लो और एक ये वाली लेयर समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। दिस इज डबल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम। और ऐसे समझो इसी डायग्राम में बेटा, ऐसे समझ लो, राइट एट्रियम, दो एट्रियम है ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यस, एंड दिस इज बेटा वेंट्रिकल। अभी तो तुम ह्यूमन हार्ट देखना क्या गजब बनाएंगे हम, नहीं तो बड़े आए, स्पेलिंग गलत, डायग्राम बनाने में भी हाथ टूट जाएंगे ना जब पता चलेगा। शैल वी ड्रॉ? यस यू शैल बेटा। व्हाट इंग्लिश, क्वाइट गुड इंग्लिश पीपल आर देयर इन माय क्लास, ब्रिलियंट, इम्प्रेस्ड गाइस, ठीक है। बिल्कुल फिगर बनाना है तो कि मैंने अपने लिए बना रही थी क्या? हार्ट के अराउंड डबल वॉल, पेरी का मतलब होता है अराउंड, पेरी अराउंड, कार्डियम मतलब हार्ट, हार्ट के अराउंड डबल मेम्ब्रेनस वो लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब मैं तुम्हें ना बेटा एडिशनल चेंबर्स थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करती हूँ, और वो और बेटर तरीके से तुम्हें उनके फंक्शन समझ में आएंगे जब मैं तुम्हें इनका हार्ट का सर्कुलेशन कैसा होता है ना वो समझाऊंगी, ठीक है, ठीक है। बहुत मस्त लगेगा। और जिस बच्चे ने ना एनसीईआरटी से एक बार ही पढ़ा है उसको और समझ में आएगा, उसको और बेटर क्लैरिटी होगी। अच्छा मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था साइनस विनोसिस कैसे ब्लड लेके जा रहा है राइट एट्रियम के अंदर, या कोनस आर्टेरियोसिस कैसे वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रहा है, ये समझ नहीं आता है। तो अभी डायग्राम बनाऊंगी तो डायग्राम के थ्रू आपको ना अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, यहीं पे बना दे रही हूं, ठीक है। देखो अच्छा एक बार ही सुनो, ये तो समझ में आ गया ना, ये वाला एक चेंबर है राइट एट्रियम, ये वाला एक चेंबर है बेटा लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला एक चेंबर है बेटा जिससे बोला मैंने ये वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल वाला चेंबर है, ये राइट एट्रियम वाला चेंबर है, ये लेफ्ट एट्रियम वाला चेंबर है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये इनके 3 चेंबर हार्ट है, बट मैम इसके ह्यूमन बींग का नहीं बना रही हूँ ना, फ्रॉगवा का बना रही हूँ।
तो इनके पास बेटा क्या होती है, एडिशनल चेंबर्स भी होती है, जिसे बोलते हैं साइनस वेनोसस या कोनस आर्टेरियोसिस। अब एक मैं बना रही हूँ हार्ट का डॉर्सल साइड, एक मैं बना रही हूँ हार्ट का वेंट्रल साइड। डॉर्सल और वेंट्रल कैसे समझते हैं, जैसे ह्यूमंस के केस में आप समझ पाओगे। पहले मैं ह्यूमंस का बताती हूँ, फिर मैं फ्रॉग का बता रही हूँ। तो ह्यूमंस के केस में अगर मैं हार्ट देख रही हूँ, तो जो भी चीज मेरे हार्ट के इस साइड पे है, ये मेरी हार्ट का वेंट्रल साइड होगा। और अगर मैं हार्ट को पीछे से ऑब्जर्व करूं, तो पीछे से जो भी चीजें मुझे हार्ट में नजर आएगी वो हार्ट का डॉर्सल व्यू होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली? यस, डॉर्सल और वेंट्रल व्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसिस की पोजीशंस आपको तभी समझ में आएगी। तो अगर मैं ह्यूमंस के केस में मैं देख रही हूँ ये मेरा वेंट्रल साइड है, तो कोई मेरे हार्ट में अगर बेटा इस वाले पर्टिकुलर साइड पे देखेगा तो वो मेरे वेंट्रल साइड को देखेगा, और पीछे से अगर कोई मुझे ऑब्जर्व करेगा हार्ट में तो वो उसके डॉर्सल साइड को ऑब्जर्व कर रहा होगा, है ना। वो वेंट्रल है और ये वाला डॉर्सल है। तो फ्रॉग ऐसे होता है, फ्रॉग ये ऊपर वाला डॉर्सल साइड है और ये नीचे वाला वेंट्रल साइड है। तो हार्ट की पोजीशन के हिसाब से जो भी साइड वेंट्रल में है उसे वेंट्रल व्यू बोलोगे, और जो भी साइड डॉर्सल में है बेटा उसे डॉर्सल व्यू बोलोगे। मेरी बात समझ रहे हो? यस यस एवरीबॉडी। तो मैं ये वाला बेटा बता रही हूँ हार्ट का जो है फ्रॉग का, ये इसका डॉर्सल व्यू है, ये इसका डॉर्सल व्यू है, और ये मैं हार्ट को जब देख रही हूं तो वेंट्रल व्यू है। ऐसे समझ लो, ठीक है। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा ऐसे बनाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। अब बेटा समझो, सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। ये जो परफेक्शन की देवी जाग रही है ना बेटा मेरे अंदर, ये तुम्हें क्लियर हो ना, इसलिए इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि तुम्हें क्लैरिटी आए। समझना बेटा, ये है इनका साइनस वेनोसिस, ये है इनका लेफ्ट एट्रियम, ये है इनका वेंट्रिकल जो कॉमन वेंट्रिकल है, और ये है इनका बेटा राइट एट्रियम। पहले इसे बना लो फिर समझाऊंगी, ठीक है। चलिए अब यहां बनाते हैं। क्योंकि अगर ये बना लोगे ना तो अगर हम सर्कुलेशन वाला टॉपिक कल भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम आज समझ लोगे तो कल हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। यस, इसे हमने बोला कोनस आर्टेरियोसिस, और ये फिर वही हुआ बेटा, ये वेंट्रिकल पर है, ये ध्यान रखना है, ये वेंट्रिकल पर है, ये ध्यान रखना है। अब बेटा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डायग्राम बनाने का जो पर्पस है, इसमें बात क्या पूछी जाती है सबसे पहले आपने वो ध्यान रखना है। कोनस आर्टेरियोसिस या आपकी साइनस वेनोसिस एडिशनल चेंबर है, ये बात तो सही है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा वो ये पूछा जाता है कि
साइनस विनोसिस कहां पे प्रेजेंट है और कोनस आर्टेरियोसिस कहां पे प्रेजेंट है, आपको इनकी लोकेशन जब पता चलेगी तभी आपको ये समझ में आएगा बेटा कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो कोनस आर्टेरियोसिस कहां प्रेजेंट है, आपको ये कोनस आर्टेरियोसिस दिखता है बेटा वेंट्रिकल से कनेक्शन में। वैसे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये ना एट्रिया पर अटैच्ड है, बट एक्चुअल में ऐसा है बेटा। एक बारी थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज बेटा, एक बारी थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये ऐसे समझाती हूं, देखो इसे समझो फ्रॉग का हार्ट, इसे समझो बेटा फ्रॉग का हार्ट। ये फ्रॉग का है वेंट्रल साइड, ये फ्रॉग का है डॉर्सल साइड। ये लास्ट पार्ट है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप बनाओ, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। ये फ्रॉग का समझ लो ये वेंट्रल साइड है, ये फ्रॉग का समझ लो डॉर्सल साइड है। तो जो आपको वेंट्रल साइड है ना बेटा, वेंट्रल साइड, इसमें इसे मान लो ये है इनका कोनस आर्टेरियोसिस। ये कोनस आर्टेरियोसिस इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, वेंट्रिकल के साथ। वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है ना वो कोनस आर्टेरियोसिस में भरता है, इसका एट्रियम से कनेक्शन नहीं है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैम इसके ऊपर प्रेजेंट है, बट ऐसा है कि वेंट्रिकल और इसका बेटा आपस में कनेक्शन होता है। तो ये हार्ट के वेंट्रल साइड पे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोनस आर्टेरियोसिस वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पर है। और पता है मैं कैसे याद रखती हूं बेटा, मैं कैसे याद रखती हूँ, डॉर्सल वेंट्रल मेरे को क्यों नहीं भूलता है, मैं याद रखती हूँ जो चीज वेंट्रिकल के ऊपर है ना वो वेंट्रल साइड पर है, मैं ऐसे याद रखती हूँ। वी फॉर वेंट्रिकल, वी फॉर वेंट्रल साइड, वी फॉर वेंट्रिकल, वी फॉर वेंट्रल साइड। तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि कोनस आर्टेरियोसिस जो है वो वेंट्रिकल पर है, तो वो वेंट्रल साइड पर है। अब अगर ये हार्ट का वेंट्रल साइड था, अगर ये हार्ट का वेंट्रल साइड था और वेंट्रल साइड पर ये एडिशनल चेंबर था कोनस आर्टेरियोसिस, तो जब आप इसकी बेटा डॉर्सल साइड देखते हो, ये क्या है हार्ट की डॉर्सल साइड, तो डॉर्सल साइड पर ये वाला चेंबर होता है राइट एट्रियम से कनेक्टेड, इस चेंबर को बोला जाता है साइनस विनोसिस। ये एडिशनल चेंबर है, ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये ट्रायंगुलर होता है, और ये ट्रायंगुलर होता है और ये प्रेजेंट होता है ऑन डॉर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम। बस आज यहीं तक। मैं क्लास जल्दी इसलिए भी एंड कर रही हूं बेटा क्योंकि बैक टू बैक ना लॉन्चेस हैं, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी आप लोगों को फ्री कर दे रही हूँ। और वैसे भी सर्कुलेशन में इसके आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ा नहीं पाऊंगी अभी, तो सर्कुलेशन हम अगले दिन पढ़ेंगे। बट मुझे ये बताओ चेंबर्स की क्लैरिटी मिली, चेंबर्स की क्लैरिटी मिली सभी को? इन चेंबर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे बट अगले क्लास में। यस एवरीवन? हाँ, तो बेटा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल एक है, 3 चेंबर हार्ट। और मैम राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पर, राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पर एक चेंबर अटैच्ड है जिसे हम बोल रहे हैं साइनस विनोसिस। और जब हम वेंट्रल साइड से देखते हैं तो उसके पीछे भी मैम एक चेंबर अटैच्ड है जिसे बोला जाता है कोनस आर्टेरियोसिस या ट्रंकस आर्टेरियोसिस। पहले मुझे बताओ बेटा, इस डायग्राम की जहां तक की मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक की क्लैरिटी मिली? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट बेटा विदाउट दिस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू। एंड आई विल अटैच द slides also, the NCERT का रीडिंग वाला पार्ट, you can go through that so that tomorrow when you come we'll discuss this circulation with you, okay? So it'll be even more clear, but आपको एक बारी पढ़ के आना पड़ेगा। आप एक बारी पढ़ के आओगे तो फिर सही है, ठीक है जी? चलिए बहुत शानदार, यहीं तक रखते हैं। मैं ये वाला पार्ट आपके लिए रख देती हूँ, ठीक है? ये वाला पार्ट आपके लिए रख देती हूँ। आई होप आप लोगों ने कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा क्लास अटेंड करने के लिए। सॉन्ग जल्दी से सुना के आपको सॉन्ग टाटा बाय बाय करते हैं। क्लियर है? एक मैंने कम्युनिटी, अभी ना जाओ। अच्छा अरे भाई अब तो 3-3 क्लासेस हो जाएंगी, अब तो तुम्हें मेरे को 3-3 बार झेलना पड़ेगा बेटा वीक में। कहाँ जा रहे हो छोड़ के? अब तो यही हूँ, ठीक है? तो वेंसडे भी क्लास होगी अपनी, आई होप इसी वीक से है। चलिए चलिए, गला तो कर रही हूं बस। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हाँ
प्यासी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए हो। ठीक है, सो जेन्युइनली भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है, और ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव बेटा, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। आप हमेशा याद रखो कि कहीं पे पढ़ा था मैंने ये चीज़ कि शायद जो तुम्हारे पास है कोई और उस चीज़ के लिए तरस रहा होगा, तो जो तुम्हारे पास है बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वरना बेटा डिमांड्स की, ख्वाहिशों की तो कोई देर इज़ नो एंड, देर इज़ नो लिमिट, यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू हैव मोर, बट of course that's not a problem, you should always have this ambition की और चाहिए, but always be grateful for everything that you have, क्योंकि शायद जो तुम्हारे पास है कोई और होगा जो उस मिनिमम चीज़ के लिए भी तरस रहा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे जगसी न्यारे सपोलो। आई विल सी यू ऑल बेटा कल की क्लास में और मज़े से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू।